गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो मे बी स्किप हो जाए, ठीक है, माइंड से। ठीक है, अब बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, आसान सा है टॉपिक, बट हाँ थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल पे माना जाता है इसे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? नाम पे फोकस करते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है, जैसे ए गिव्स अस बी, लेट अस सपोज एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मली हम क्या करते थे कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन और इसकी किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो पता कर लेते थे, और पता करने के बाद बहुत सिंपली क्या करते थे, T इज इक्वल्स टू 2.303 के लॉग सी नॉट अपॉन में सी टी से क्या निकाल लेते थे, टाइम निकाल लेते थे या के निकाल लेते थे। और एक बार के निकल जाए तो रेट इक्वल्स टू के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 हो जाता था, है कि नहीं? सीधे सीधे बात होती थी। बट अब टॉपिक चेंज हो गया है, टॉपिक है मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको के निकालने को बोलेंगे या रेट निकालने को बोलेंगे। रेट के लिए के चाहिए होगा तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस में के निकालने के लिए बोलते हैं, दैट इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोलते हैं, बट आपको सी नॉट और सी टी नहीं देंगे, उसके बदले में कोई और इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा और क्या निकालना होगा, उस रिएक्शन का के निकालना होगा फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ये। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक था कि होगा क्या इस टॉपिक में, आपको जो रिएक्टेंट है उसका डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन और टी टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं देंगे, बोले तो ए नॉट और ए नहीं देंगे। क्या बात समझते हो? आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे जो ए नॉट और ए तक ले जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोपोर्शनल होगी ए नॉट के या प्रोपोर्शनल होगी ए के। टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो ए होती है। क्या बात समझते हो? डन। और उससे हम क्या निकाल लेंगे, के। क्लियर है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मॉनिटर करके, मतलब कि ध्यान देके। ओके, तो चलो मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 3 टाइप से होती है। या तो प्रेशर के टर्म्स में, किसके टर्म्स में? प्रेशर के टर्म्स में। कौन से प्रेशर? टोटल प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, या तो वॉल्यूम के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स में। वॉल्यूम के टर्म्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 केस पढ़ेंगे हम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3 केसेस। ठीक है, डन। उसमें से टाइट्रेशन के केसेस होते हैं, ठीक है, और कुछ नॉर्मल केसेस भी होते हैं। ठीक है, तीसरा केस जो आएगा वो आएगा रोटेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? रोटेशन। थोड़ी सी ऑर्गेनिक मिक्स होगी इसमें। ठीक है, तो रोटेशन के बेसिस पे। गॉट इट? क्लियर है? तो ये 3 टाइप हमें पढ़ने हैं, पहले प्रेशर, वॉल्यूम, रोटेशन। जो प्रेशर वाला टर्म है वो बेसिकली एनसीईआरटी में भी डिस्कस्ड है। ठीक है, मतलब बोर्ड में भी आने के चांसेस फुल हैं। इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी है केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट में, जिनमें से कुछ मैं आपको या फिर कोई 1 या 2 करके दिखाऊंगा। ठीक है, वॉल्यूम और रोटेशन वाला जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल पे निकल जाता है, जो एंट्रेंस में ही आता है। ठीक है, बोर्ड्स में उसको ज़्यादा डिस्कस किया नहीं गया है। ठीक है, देखो 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो जो फाइनल रिजल्ट फॉर्मूला आएगा उसे ध्यान में रख लेना और सीधा सीधा क्वेश्चन कर देना। ठीक है, जो फाइनली आपको करना ही होगा, बट पहले टॉपिक को समझना तो होता ही है। ठीक है, यू नो कि पहले टॉपिक को समझेंगे और उसके टॉपिक को समझने के बाद कैसे कैसे हम उस रिजल्ट तक पहुँचे, यही हमारा मेथड होता है हमेशा। हम कभी सीधा रटते नहीं है जाके डायरेक्ट। गॉट इट? तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे अटैक करते हैं कि कैसे टोटल प्रेशर वाला क्वेश्चन जो आता है उससे, मतलब उसकी मदद से मॉनिटर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो कैसे आता है? तो ऐसा कुछ होगा, आपको बोला होगा, मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे कि बोला होगा कि कोई एक रिएक्शन है 2N2O5, क्या 2N2O5, क्लियर है, और वो टूट के मतलब डिकम्पोज होके 2N2O4 प्लस O2 दे रहा है। क्लियर है? ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पहले से ही बोल दिया, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। क्या बात समझते हो? ठीक है, शक्ल देख के लग रहा है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एलिमेंट्री स्टेप के तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये एलिमेंट्री स्टेप होता तो इसका ऑर्डर 2 होता। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, बट हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पे। तो बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये शक्ल देख के पता चल गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब इसके बारे में क्या बोला कि जो टोटल प्रेशर है 0 टाइम पे, टोटल प्रेशर टाइम, यहाँ पे एक प्रेशर ले लेते हैं और यहाँ पे एक टाइम ले लेते हैं। तो बोलता है कि जब 0 सेकेंड था, मतलब कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो जो टोटल प्रेशर था वो 0.5 ATM देखा गया। क्या देखा गया? 0.5 ATM। और बोलता है कि जब टाइम जो है वो आपका 100 सेकेंड हो गया, कितना हो गया? 100 सेकेंड, तो जो टोटल प्रेशर है वो कितना देखा गया? 0.512 ATM। क्या बात समझते हो? हमें बोलता है कि रिएक्शन का के निकालो। क्या निकालो? के। गॉट इट? क्लियर है? तो कैसे करेंगे? चलो करते हैं।
तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मॉनिटर करने के लिए, देखो इस बार हमें N2O5 के बारे में कुछ बताया नहीं डायरेक्टली, ना इसका इनिशियल प्रेशर बताया ना इसका फाइनल प्रेशर बताया, बट हमें टोटल प्रेशर बताया। तो उसकी मदद से हम इसके इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर को निकाल लेंगे। तो हम बेसिकली इनडायरेक्टली पहुंचना है हमें K तक। गॉट इट? ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेट अस सपोज। गॉट इट? क्लियर? तो फिर अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमें K निकालना है, ठीक है? ये हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो कैसे करेंगे? देखो थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान में रख लेना, हम इसको रब कर रहे हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तो बेसिकली अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे कि इनिशियल मतलब टाइम 0 पे जो इसका प्रेशर है वो मान लेते हैं P0। टाइम 0 पे ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि प्रोडक्ट है, तो टाइम 0 पे रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ये P0 है और वो 0 0 है। तो अगर ये P0 है और टाइम 0 पे जो PT है वो दे रखा था आपका 0.5 ATM। भाई देखो अगर ये दोनों है ही नहीं तो ये प्रेशर भी नहीं मारेंगे, तो इसका मतलब जो टाइम 0 है उस पर PT किसके बराबर हो जाएगा? P0। तो यहाँ से P0 की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई? 0.5 ATM। गॉट इट? अब चलते हैं टाइम 100 पे। तो 100 सेकंड में हम मान लेते हैं कि P0 में से कुछ चला गया होगा यहाँ से। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में अगर x गया तो 2 के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा? x, और वहाँ 1 के रिस्पेक्ट में कितना बनेगा? x/2। जिसका मतलब P0 में से एक्सप्रेशन यहाँ से चला गया और वहाँ पे एक्सप्रेशर और वहाँ पे x/2 प्रेशर हमारा डेवलप हो गया। क्या बात समझते हो? तो टाइम 0 पे जो टोटल प्रेशर है वो कितना दे रखा है? 0.512। अब वो किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर के बराबर होगा। टोटल प्रेशर कितना कितना है? P0 माइनस x, तो ये लगा रहा है जो बचा हुआ है, x ये लगा रहा है जो बन गया है, और x/2 ये लगा रहा है जो बन गया है। तो इसका मतलब ये और ये कट जाएगा। क्या बात समझते हो? तो कितना आ गया? P0 प्लस x/2 किसके बराबर आ गया? 0.512। अब यहाँ पे P0 की वैल्यू डाल दो। P0 की वैल्यू कितनी है? P0 की वैल्यू ऊपर से निकाल रखी है 0.5। गॉट इट? तो उसको इधर ले जाओगे तो 0.012 आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू आ गई? x/2 की। गॉट इट? तो यहाँ से x निकाल लो तो x कितना आ गया? 0.024। क्लियर है? अब हमारा काम बन गया। भाई हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि इस तरीके से लिखना है, T = 2.303 अपॉन में K लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन में फाइनल प्रेशर। और फाइनल प्रेशर को आई होप हम लिख सकते हैं P0 माइनस x। क्या बात समझते हो? इनिशियल माइनस समथिंग तो P0 माइनस x हो गया। क्लियर है? तो चलो x क्या है? जो चला गया। डन। तो वैल्यू डाल देते हैं 2.303 और टाइम कितना लगा था? 100 सेकेंड। K हमें निकालना है। लॉग बेसिकली लॉग रहेगा, P0 कितना है? 0.5 और P0 माइनस x मतलब कि x को माइनस करना है P0 में से, तो 0.5 माइनस 0.024। तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? K = 2.303 अपॉन में 100 इंटू में लॉग 0.5 अपॉन में नीचे आएगा 0.476। गॉट इट? क्लियर है? अब बेसिकली इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो K की जो वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, वो कितनी आती है? 4.98 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। गॉट इट? क्या बात समझते हो? भाई फर्स्ट ऑर्डर का है तो यूनिट तो सेकंड इनवर्स ही आएगा। क्लियर? या तो सेकंड इनवर्स आएगा तो मिनट इनवर्स आएगा, क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा था तो ऑब्वियसली सेकंड इनवर्स आएगा। ठीक है? तो ये सॉल्व करके देख लेना, NCERT का एक एग्जाम्पल है इसलिए पूरा का पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। गॉट इट? क्लियर है? आई होप समझ आ गया हो। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं कि हमें डायरेक्ट P0 और P0 माइनस x की वैल्यू नहीं देंगे, हमें उसे या तो निकालना पड़ेगा या तो जैसे आगे चल के जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट ये चीज़ नहीं निकलेगी जो यहाँ पे होती है, इसके प्रोपोर्शनल कोई चीज़ निकल जाएगी और उसका रेशो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो K है। क्लियर? एक बार K आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें बोल दे कि भाई रेट निकालो तो हम कहेंगे रेट क्या है? K इंटू में इसका जो प्रेशर होगा, ठीक है, किसी भी t टाइम पे, लेट अस सपोज को PT का मतलब टोटल प्रेशर नहीं, हम उसे कह रहे हैं P मान लेते हैं। ठीक है? व्हाट इज P इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर एट एनी टाइम t। तो रेट जो होगा वो K इंटू में प्रेशर ऑफ N2O5 एट एनी टाइम t की पावर क्या हो जाएगा 1। अगर वो हमें वैल्यू दे दे
तो हम के तो जानते ही हैं, उससे मल्टीप्लाई करके अपना रेट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं इनडायरेक्टली। समझ आया क्या होता है? तो ये पहला टॉपिक था। इसमें ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है शायद, आई होप सो कि एक एग्जाम्पल है, और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको आउट टेक्स्ट में भी मिल जाएंगे, तो आप उसे कर सकते हो। तो अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आ सकता है। गॉट इट? तो ये हमारा पहला टाइप था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मॉनिटर करने का, ठीक है, यूजिंग टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर से हमने इसका पी नॉट निकाल लिया और इसका पी नॉट माइनस एक्स बोले तो पी निकाल लिया, दैट इज प्रेशर ऑफ दिस रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, और उसकी मदद से फिर हमने के निकाल लिया, और अगर के आ गया तो रेट इक्वल्स टू के इंटू में इसका जो भी प्रेशर होगा इसका रिएक्टेंट का एट एनी टाइम टी, उसको मल्टीप्लाई करके उस टाइम पे रेट निकाल सकते हैं रिएक्शन की। गॉट इट? ठीक है, तो समझ आ गया न्यूमेरिकल? ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, जो आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा बता भी दूंगा उसके बारे में हिंट, बट आपको करना है ये। ठीक है, पहले टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे आप मान लो आपको बोल रखा है SO2Cl2 गिव्स अस SO2 + Cl2। गॉट इट? क्लियर है? और ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। ठीक है, आपसे बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और आपको बता रखा है कि टाइम 0 पे जो टोटल प्रेशर है, टाइम 0 पे जो टोटल प्रेशर है वो कितना है? आपका है 0.5 ATM। ठीक है, और टाइम 100 सेकेंड पे, 100 सेकेंड पे आपका जो है वो PT जो है, याद रखना PT दे रखा है, वो कितना है? 0.6 ATM। क्या बात समझते हो? क्लियर है? ये ATM में है, ये ATM में है, और ये बेसिकली सेकंड्स में है। ठीक है, आपसे पूछा है कि एक तो के बताओ, बिल्कुल डिट्टो सेम पीछे वाली रिएक्शन जैसे हो गया, इतना पार्ट तो बिल्कुल पीछे जैसा है बिल्कुल। ठीक है, पॉइंट आया समझ? बस स्टोशियोमेट्री थोड़ी डिफरेंट है, वो ध्यान से रखना। क्लियर है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्री जिसको आती होगी वो कर लेगा। ठीक है, यहाँ से अगर x जाएगा तो वहाँ x बनेगा, वहाँ भी x बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से k निकाल लेना। ठीक है, एक बार k निकल गया तो रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा k इंटू में प्रेशर जो होगा इसका एट टी टाइम। क्लियर है? उसके लिए इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है? उन्होंने बोला रेट बताओ, ठीक ना, पहले के निकाल लोगे, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछाएगा कि रेट बताओ जब टोटल प्रेशर है कितना? 0.65 ATM, 0.65 ATM। जब टोटल प्रेशर इतना है तो आपको रेट बताना है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। देखो, इन्होंने जब आपसे रेट पूछा है तब भी टोटल प्रेशर बताया है, आपको पी नहीं बताया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टोटल प्रेशर जो है उससे क्या निकालना पड़ेगा? पी निकालना पड़ेगा, दैट इज प्रेशर ऑफ दिस एट टी टाइम। ठीक है, क्या बात समझते हो? क्लियर है? तो कैसे निकालोगे? सिंपल, पी नॉट माइनस एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स, तो जब टोटल करोगे तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स में से माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो पी नॉट प्लस एक्स आ जाएगा, तो पी नॉट प्लस एक्स पी टी हो जाएगा, उसको इसके बराबर रख देना। ठीक है, पी नॉट आपको पहले ही पता चल जाएगा अपना दिमाग लगा के। ठीक है, तो वहाँ से एक्स निकाल लेना। ठीक है, एक बार एक्स आ गया तो पी नॉट में से एक्स को माइनस कर देना, और पी नॉट में से एक्स को माइनस कर देते हैं तो किसी टाइम पे जब टोटल प्रेशर ये होगा तो आपके पास इसका जो प्रेशर होगा वो आ जाएगा। बोले तो P क्या है? P नॉट माइनस एक्स है जब टोटल प्रेशर ये है। क्या बात समझते हो? तो ये क्वेश्चन आपको करके भेजना है मुझे कि इसका K क्या आएगा और इसका रेट क्या आएगा जब टोटल प्रेशर इतना, इतना और इतना है। याद रखना, रेट तब निकालना है जब टोटल प्रेशर इतना है, और K निकालना है इन दोनों की मदद से। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, 3 मार्क्स में बोर्ड्स में आ सकता है, और नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, क्योंकि टाइम लेता है ना, इट्स लाइक कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, डन। तो अब मैं वेट करूंगा कि आप इसका आंसर मेरे को भेजें। एनसीईआरटी का है तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला टाइप मेरा हो गया है, चलो सेकंड टाइप पे चलते हैं। गॉट इट? चले, ओके। सेकंड टाइप है यूजिंग वॉल्यूम। ठीक है, यूजिंग वॉल्यूम, ये इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से समझना। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है by H2O2 titration using KMnO4। ठीक है, क्लियर है? H2O2 की टाइट्रेशन करनी है KMnO4 का इस्तेमाल करके। ठीक है, और KMnO4 की वॉल्यूम से, KMnO4 की वॉल्यूम से हमें पता लगाना है कि H2O2 का जो डीकम्पोजिशन है, H2O2 गिव्स अस
H2O प्लस O2, बैलेंस कर देते हैं, 2H2O2 गिव्स अस 2H2O प्लस O2। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का बेसिकली रेट कांस्टेंट पता लगाना है। एक बार रेट कांस्टेंट पता लग जाए तो फिर तो कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके अपना रेट आ ही जाता है। क्या बात समझते हो? तो हमारा मेन टारगेट रहता है जनरली के का पता लगाना, ठीक है। तो एक रिएक्शन है H2O2 और H2O2 H2O में और O2 में टूट रहा है। क्या बात समझते हो? अगर आप गौर से देखोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, यहाँ पे H2O2 परऑक्साइड है, तो -1 से यहाँ पे जा रहा है तो कितना हो रहा है 0, और ऐसे ही -1 से वहाँ जा रहा है तो 0। गॉट इट? क्लियर है? और अगर आप गौर से देखोगे तो 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 2 -1 से 0 -1 से 0 मतलब 2 की ऑक्सीडेशन, तो बचे हुए जो 2 हैं वो -1 से -2 -1 से -2, बोले तो 2 की रिडक्शन, तो 2 की ऑक्सीडेशन 2 की रिडक्शन। क्या बात समझते हो? तो बेसिकली पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है ये, ठीक है। और इसको उसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा भाई? ये अगर O2 में क्या होगा? ऑक्सीडाइज। क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा किसके लिए? KMnO4 के लिए। और KMnO4 काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, किसके लिए? H2O2 को O2 बनाने के लिए। क्लियर है? तो दोबारा से बता देता हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है H2O2 की डिकम्पोजिशन, जो फर्स्ट ऑर्डर की है। पहले बोल रहा है हमें कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और कह रहा है कि हमको H2O2 के डिकम्पोज होने की रेट बताने हैं, मतलब रेट कांस्टेंट बताना है, क्योंकि रेट कांस्टेंट निकल गया तो इसकी कंसंट्रेशन किसी भी टी टाइम पे जो होगी उससे मल्टीप्लाई करके रेट निकल जाएगा। क्या बात समझते हो? डन। तो चाहे तो वो इसकी कंसंट्रेशन किसी टी टाइम पे दे सकता है, और फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, के अगर आपका निकल चुका होगा उससे मल्टीप्लाई करके आपका रेट आ जाएगा। बट अभी जनरली क्वेश्चन क्या आता है? के निकालने को बोलता है, तो बोल रहा है कि इस रिएक्शन का के निकालो, और उसके लिए वो आपको वॉल्यूम देगा किसकी? KMnO4 की। क्लियर है? और KMnO4 कैसे हमारी मदद करेगा भाई? देखो, ये अगर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो किसकी मदद से हो रहा है? उसकी मदद से। तो उसका जो अमाउंट यूज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका जो अमाउंट उधर से उधर कन्वर्ट हो रहा होगा उसके। मतलब अगर मान लो कि उसको हम इसमें डालते हैं तो ही ये उसमें कन्वर्ट होता है। क्या बात समझते हो? तो जो उसका वॉल्यूम यूज होगा उसके प्रोपोर्शनल इसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी? वेरी करेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन की जगह हम उसका वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे और मॉनिटर करके निकालेंगे रेट। ठीक है? अब सुनने में जितना कंफ्यूजिंग है, समझने में थोड़ा आसान होता है, तो हम उसको प्रैक्टिकली करके प्रैक्टिकल का मतलब ऑन बोर्ड करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे करना होता है। ठीक है? तो रिएक्शन आपको दिख गई है। रिएक्शन में ये ध्यान रखना कि H2O2 जो होता है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और KMnO4 रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है? अब क्या बोलेंगे आपको कि टाइम जीरो पे, है ना, जब ये टूटना स्टार्ट नहीं हुआ, क्लियर है, अभी बिल्कुल आपने H2O2 पे आपने पर्टिकुलर वॉल्यूम ले रखा है, लेटर सपोज 20 मिलीलीटर ले रखा है, क्या बात समझते हो, और वो बिल्कुल अनडिसोसिएटेड है। तो उस टाइम पे, टाइम जीरो पे, जब आपने KMnO4 इसमें थोड़ा सा भी नहीं डाला, तो उस टाइम पे अगर आप इसको पूरा जितना ये है उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? O2 में, तो उसके लिए जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज हो रहा है वो उसको बोल रहा है V0। क्या बोल रहा है? V0। मतलब टाइम जीरो पे ये सारा का सारा इस फॉर्म में है, H2O2 के फॉर्म में। क्लियर है? और H2O2 किसका यूज करता है? KMnO4 का। तो कह रहा है टाइम जीरो पे अगर ये किसी भी पार्ट में उधर टूटा नहीं है तो उसको पूरा उधर तोड़ने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज होगा वो कितना है? V0। क्या बात समझते हो? क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है, और V0 जो वैल्यू, अभी पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो T0 पे जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज है वो कितना होगा? V0। अब उसके बाद वो आपको बोलेगा कि T, मान लो T टाइम पे, किस टाइम पे? T टाइम पे, जब टाइम कितना हो गया? T सेकेंड हो गया। कितना हो गया? T सेकेंड। तो इसका मतलब कुछ H2O2 जो है वो उसमें टूट चुका होगा। क्लियर है? कुछ KMnO4 की मदद से। ठीक है? और जो बाकी H2O2 है वो बचा हुआ होगा, तो उस बचे हुए H2O2 को उधर कन्वर्ट करने के लिए जो वॉल्यूम यूज हो रहा है उसको वो VT कहेगा। क्या कहेगा? VT। क्या बात समझते हो? और VT जो होगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, ठीक है ना, जो यूज होगी एट T टाइम। ठीक है ना? ध्यान रखना कि इन चीज़ों को समझो, ये है क्या कि अगर आपने टाइम जीरो पे गए और टाइम जीरो पे इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो जो वॉल्यूम यूज होगा KMnO4 का वो V0 है,
और अगर हम बात करते हैं कि किसी टी सेकंड पे गए तो टी सेकंड पे कुछ टूट के उधर जा चुका होगा ऑलरेडी KMnO4 की मदद से, जो बचा हुआ H2O2 है उसके लिए जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज होगा, ठीक ना, वो क्या कहला रहा है, VT। क्या बात समझते हो? डन, ये ध्यान रखना। तो VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इसका कंसंट्रेशन बच जाएगा, बोले तो उस टाइम पे जो इसकी कंसंट्रेशन बच जाएगी, दैट इज CT। और V0 क्या है, जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब V0 प्रोपोर्शनल टू C0 हो गया और VT प्रोपोर्शनल टू CT हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो इस रिएक्शन, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, T = 2.303 अपॉन में K log C0, मतलब इनिशियल अपॉन में T टाइम पे जो कंसंट्रेशन है। अब C0 के प्रोपोर्शनल क्या है, V0, तो V0 आ गया, और CT के प्रोपोर्शनल क्या है, VT, तो आ गया। और V0 और VT आपको वो बता देंगे, तो आपका ये रहा फॉर्मूला। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, K, क्योंकि टाइम तो वो बता देंगे आपको कि कितना, जैसे हमारे को T सेकंड बोला है तो वो T सेकंड की कुछ वैल्यू देंगे, तो ये बताएंगे, ये आपको पता रहेगा। V0 और VT आपको चार्ट से मिल जाएगा, तो आपको K निकालना होगा। एक बार K आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ज़्यादा क्या कर सकते हैं, K निकालने के बाद आपको बोलेंगे कि हाँ जी रेट बताओ, जब H2O2 की कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है या 3 मोलर है, तो कुछ नहीं करना, जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है उसको K से मल्टीप्लाई किया, रेट निकल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऐसे निकलता है। गॉट इट? एक बार और फाइनली समझा देता हूँ क्या बोला, मॉनिटर कैसे किया। एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की H2O2 की डिकम्पोजिशन, पर H2O2 के कंसंट्रेशन के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा, पर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जब H2O2 बिल्कुल नहीं टूटा, मतलब टाइम 0 पे, तब उसको पूरा तोड़ के उधर ले जाने के लिए जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज होगा, क्या बात समझते हो, वो कितना यूज होगा, V0। क्या बात समझते हो? और उसके बाद वो कह रहा है कि मान लो कि आप थोड़े टाइम के बाद बात करते हो, मतलब आपने वॉल्यूम उसके डालना स्टार्ट की, डालने के बाद आपने लेटर सपोज की 10 सेकंड के बाद आपने वो रिएक्शन रोक दी, तो 10 सेकंड के बाद इनमें से कुछ H2O2 जो है वो H2O और O2 में कन्वर्ट हो चुका होगा, बट जो अमाउंट बच गया है, क्लियर है, वो कितना होगा, CT होगा, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन बच गई है, जो भी टूटी नहीं है, वो कितनी होगी, CT। उसको तोड़ने के लिए उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे अगर आप जो बची हुई कंसंट्रेशन है उसको तोड़ने के लिए KMnO4 कितना यूज होगा उसको देख रहे हो, तो वो कितना होगा, VT। तो इसका मतलब VT किसके प्रोपोर्शनल है, जो CT बचा हुआ है उसके, और V0 किसके प्रोपोर्शनल है, जो C0 है उसके। क्लियर है? तो C0 की जगह V0 डाल दो और CT की जगह VT डाल दो, ये दोनों वैल्यू आपके पास होंगी और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, क्या आ जाएगा। क्लियर है? तो उसकी रेट से, मतलब उसकी वॉल्यूम के रेशो से हमने इसकी रेट निकाल ली, और इसकी रेट अगर हमें पता चल गई तो बेसिकली हमें क्या पता चल जाएगा, रेट कांस्टेंट। क्या बात समझ, मतलब रेट कांस्टेंट पता चल गया, और रेट कांस्टेंट पता चल गया तो क्या पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा। समझ आया? डट। तो बेसिकली क्या है कि ये इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी रेट बता रहे हैं, इसे कहते हैं बेसिकली मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूजिंग वॉल्यूम। क्लियर है? तो पहला केस आपको आई होप समझ आ गया हो, ठीक है, डन। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ कि आता कैसा है, ठीक है। चलो, तो हमको जैसे बोलेंगे कि H2O2 का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी कुछ कंसंट्रेशन है, लेट अस सपोज M मोलर कंसंट्रेशन है, कैपिटल M, ठीक है, पॉइंट आया समझ, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन बता दी होगी आपको, ठीक है, M मान लो, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो असली चीज़ है वो ये है कि टाइम 0 पे जो वॉल्यूम KMnO4 का यूज होगा टू कन्वर्ट ऑल द इनिशियल कंसंट्रेशन टू द फाइनल थिंग, वो V0 है, और V0 की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है, लेट अस सपोज, एक सेकेंड, 46.1, कितनी, 46.1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और फिर बोला है कि T आपका जो है 10 सेकेंड्स में, मतलब जब 10 सेकेंड रिएक्शन हो गई तो जो कंसंट्रेशन आपकी H2O2 की बच गई, जो भी टूटी नहीं है, उसको तोड़ने के लिए जो वॉल्यूम KMnO4 का यूज होगा वो कितना यूज होगा, V10 कह देते हैं उसे, V10, वो बोल दिया आपको, लेट अस सपोज 29.8। ऑब्वियसली कम यूज होगा क्योंकि कुछ तो ऑलरेडी टूट चुका है, तो जो बचा हुआ है उसके लिए कम यूज होगा, सेंटीमीटर क्यूब। और फिर बोल दिया कि जी T जो है 20 पे, तो T 20 पे बोल दिया कि जो इसका वॉल्यूम यूज होगा वो कितना होगा, 19.3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यूज होगा, जो बचा हुआ है T20 पे H2O2 उसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए किसमें, O2 में। क्या बात समझते हो? डन। इस तरीके से
अब हमें क्या करना होगा, हमें बोला होगा कि H2O2 के जो डीकम्पोजिशन है उसकी रेट कांस्टेंट बताओ। क्या बात समझते हो? तो हम कहेंगे बड़ा सिंपल है, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K लॉग C0 बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में CT। C0 की जगह क्या लिख दो V0 और CT की जगह क्या लिख दो VT। अब आप इसमें से चूज़ कर लो कौन सा आपको चीज़ करना है। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालो, या यहाँ से निकालो, मतलब इसका निकालो चाहे इसका निकालो या इसका निकालो, ठीक है, कैसे भी निकालो, आपका जो रेट कांस्टेंट आएगा वो बहुत ही क्या आएगा, सिमिलर आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं होती। आई होप आपको याद हो कि जो हमारा टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्या बात समझते हो? और टी और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली चलता है। क्लियर है? और सबसे पहली बात तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही रहता है। क्या बात समझते हो? तो कांस्टेंट कभी वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो हम के की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो के की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, V0 आ गया, V0 कितना आ गया 46.1, क्लियर है। और V20 लेट सपोज कि मैं 20 सेकंड पे निकाल रहा हूँ तो V20 कितना आ गया 19.3। तो अब आपको के लिए क्या करना है, के को इधर लेके जाना है, 20 को इधर लेना है और इसको सॉल्व करना है। जब इसको पूरे ढंग से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4.4 10 टू द पावर -2, 4.4 10 टू द पावर -2, ठीक है, मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये जो टाइम था वो मिनट में है, ठीक है ना, तो इसका यूनिट आ जाएगा मिनट इनवर्स। कितना आ जाएगा? मिनट इनवर्स। क्लियर है? के निकल गया। के निकलने के बाद अगर वो बोल दे कि चलो बताओ रेट बताओ जब इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4.4 इंटू में 10 टू पावर -2 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, आपका आंसर आ जाएगा 4.4 10 टू पावर -3। गॉट इट? क्लियर है? पक्का? डन। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम का पहला केस आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया, ठीक। तो चलो अब हम सेकंड केस पढ़ेंगे वॉल्यूम का, ठीक है। तो सेकंड केस ऑफ वॉल्यूम का क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे हमको बोला होगा कि कोई रिएक्शन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको इससे मतलब नहीं, अभी आगे चल के 12th में आ जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसको जब बेसिकली हीट करते हैं तो बेसिकली हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और N2 गैस। क्लियर है? डन। अब हमें ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि ये इसमें टूटता है और इसमें टूटता है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपको क्या निकालनी है, रेट कांस्टेंट, बोले तो के निकालना है। इसके के का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 अपॉन में टी, मतलब एक्चुअली में टी यहाँ होता है, के यहाँ होता है, बट हमने उसको बेसिकली एक्सचेंज कर दिया है, और यहाँ पे लॉग इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर है, और बेसिकली इसका टी टाइम पे कंसंट्रेशन, किसी टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन। डन। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि इसकी कंसंट्रेशन नहीं बताएंगे और इसकी टी टाइम पे भी कंसंट्रेशन नहीं बताएंगे। हमने कहा फिर कैसे निकालेंगे, वो कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये दोनों क्या है, बट कुछ और बताऊंगा। हमने कहा क्या बताएगा, कहता है मैं N2 की वॉल्यूम बताऊंगा, N2 की वॉल्यूम जो वहाँ जाके प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? ये लिक्विड होता है, क्लियर है, तो वॉल्यूम गैस की बताएगा, N2 गैस की जो वॉल्यूम है उसको बताएगा। कहेगा कि इसकी वॉल्यूम को मैं बताऊंगा और उसकी वॉल्यूम से आपको इसका के निकालना होगा। तो हम कहेंगे चलो कोशिश करके देखते हैं, तो समझते हैं कि कैसे कैसे हमें इसे करना होगा। तो लेट अस सपोज कि उसने बोला कि टाइम 0 पे, मतलब जब 0 मिनट है, सेकंड भी कह सकते हो, जो भी कह लो, टाइम 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ N2 हमें अवेलेबल हुई वो थी V0। ऑब्वियसली वो तो 0 होगी क्योंकि टाइम 0 पे तो ये टूटा ही नहीं होगा, और टूटा नहीं होगा तो N2 बना नहीं होगा, N2 बना नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, V0 0, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि चलो किसी टी टाइम पे चलते हैं, ठीक है, तो टी टाइम पे चले जाएंगे हम। कहता है टी टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ N2 है वो कितनी है, VT। हमने कहा ओके कि टी टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ N2 है वो कितनी है, VT है, बहुत बढ़िया। फिर कहेगा टी इन्फिनिटी पे, मतलब कि जब पूरी रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको तो पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फुल लाइफ टाइम होता है जब वो पूरी हो जाती है तो वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी टाइम पे, मतलब जब ये खत्म हो चुका होगा और सारा का सारा उसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, तो जो वॉल्यूम आपको N2 का मिल रहा है, V इन्फिनिटी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। कहेगा कि जो वॉल्यूम इसका मिल रहा है इन्फिनिटी टाइम पे वो कितना मिल रहा है, V इन्फिनिटी। तो ज़रा सोचो, ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको दी होंगी और उससे हमें बेसिकली क्या निकालना होगा कि के निकालना होगा, जिसके लिए 2.303 अपॉन में टाइम लॉग
सी नॉट अपॉन में सी टी। सी नॉट है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी है इसका कंसंट्रेशन किसी टी टाइम पे, और हमें क्या बता रखा है, इसका वॉल्यूम 0 टाइम पे जो कि कुछ होगा ही नहीं, इसका वॉल्यूम टी टाइम पे और इसका वॉल्यूम इन्फिनिटी टाइम पे। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। सोचो जब इन्फिनिटी टाइम हो जाएगा तो ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा तो ये बन जाएगा सारा का सारा, मतलब इसके अंदर जितना भी N2 था वो सारा का सारा उधर पहुंच चुका होगा। तो इसका मतलब एक तरीके से जो वॉल्यूम आपको फाइनली यहाँ मिलती है वो इसके अंदर छुपी हुई थी, तो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन में उसका फाइनल वॉल्यूम छुपा हुआ था। इसका मतलब T इन्फिनिटी पे जो इसका वॉल्यूम आपको मिलेगा वो सारा का सारा इसकी इनिशियल टाइम पे छुपा हुआ होगा इसके अंदर, तो इसकी वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल मानना पड़ेगा इसके इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बात समझते हो कि इसके इनिशियल टाइम पे जो भी कंसंट्रेशन थी उसके अंदर उसका जो वॉल्यूम होगा इन्फिनिटी टाइम पे वो छुपा हुआ होगा। क्या बात समझते हो? ठीक है, अब चलते हैं टी टाइम पे। टी टाइम पे जो भी आपको उसकी वॉल्यूम मिलेगी, ठीक है, वो कितनी है, वी टी। अब इनिशियली इसके अंदर कितना छुपा हुआ था, वी इन्फिनिटी, और आपको टी टाइम पे कितनी मिल रही है, वी टी, जो आपको यहाँ मिल गई। तो उसके अंदर जो अभी भी बचा हुआ वॉल्यूम है वो कितना हो गया, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसका अमाउंट बच गया है दैट इज सी टी। भाई अगर इसके अंदर जो N2 है वो कितना है, वी इन्फिनिटी जो है, क्योंकि जब हमने इसको पूरा तोड़ दिया तो हमको जो फाइनली N2 मिला वो कितना मिला, वी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सारा का सारा इसके इनिशियल में छुपा हुआ होगा, तो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को उसकी फाइनल वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल मान लिया। जितनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम मिलेगी फाइनली उतना इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा होगा। एक तो रिलेशन बन गया। दूसरा, किसी टी टाइम पे जो उसका वॉल्यूम मिल रहा है, क्या बात समझते हो, जो किसी टी टाइम पे उसका वॉल्यूम मिल, उसको अगर हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन जो किसके प्रोपोर्शनल है, वी इन्फिनिटी, तो वी इन्फिनिटी में से अगर हम वी टी माइनस कर दें तो हमें वो वॉल्यूम N2 की मिल जाएगी जो इसके बचे हुए कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि सी टी, इसका जो अमाउंट टी टाइम पे बचा हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, उसका जो फाइनल मिला जो इसके इनिशियल के बराबर था, माइनस उसका टी टाइम पे जो वॉल्यूम मिला। तो मतलब टी टाइम पे जो वॉल्यूम मिला वो इधर से उधर जा चुका है, तो जो बच गया है वो कितना है, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सी टी के। तो इसका मतलब अब बहुत सिंपल है, सी नॉट की जगह आपको क्या लिखना है, सी नॉट की जगह लिखना है आपको वी इन्फिनिटी, और सी टी की जगह क्या लिखना है आपको, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ये रहा आपका एक्सप्रेशन। वंस यू गेट दिस, आपका सीधा का सीधा पूरा एक्सप्रेशन जो है बन गया। इसकी वैल्यू डालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, काम खत्म। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो देखो जितना ज़्यादा, देखना ध्यान से, जितना ज़्यादा इसका इन्फिनिटी पे वॉल्यूम मिलेगा उससे क्या पता चल रहा है कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो प्रोपोर्शनल हो गया, और जितना ज़्यादा आपको इसके इनिशियल में से, मतलब इसके टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो इसके अंदर बच गया है N2, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज सी नॉट, बोले तो जो वी इन्फिनिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें से जितना उधर चला गया होगा, जितना इनिशियली था उसमें से जितना उधर चला जाएगा उसके बीच का डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन N2Cl की बच जाएगी। क्या बात समझते हो? तो ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये एक्सप्रेशन आपको वैल्यू डाल के सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है न्यूमेरिकल। ऐसे आएगा कि आपको बोलेगा कि डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्लोरोबेंजीन और N2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्टेंट ना हो, कुछ और रिएक्टेंट हो, और ये रिएक्टेंट हो और कोई गैस मिल रही हो, उस गैस के बारे में बात कर लेगा। जो दूसरा वाला लिक्विड होगा उसको वो ओमिट करेगा। ठीक है, हमें जो गैस है उसकी वॉल्यूम से मतलब है और इससे मतलब है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम क्लोराइड क्लोरोबेंजीन और N2 में चेंज हो रहा है, N2 गैस मिल रही है, जो क्लोरोबेंजीन है वो बेसिकली क्या है, लिक्विड है। क्या बात समझते हो? और ये बेसिकली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गॉट इट? अब वो आपसे बोल रहा है कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या निकालना है, के निकालना है। तो हमने कहा ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, क्लियर है। अब आपको टाइम 0 पे जो वॉल्यूम यूज़ हो रही है वो तो 0 होगी, वो तो ख़त्म है। फिर बोल रहा है कि टाइम, लेट अस सपोज वो कहता है कि टाइम 20 मिनट पे, नहीं 10 मिनट पे, टाइम 10 मिनट पे जो वॉल्यूम उसकी मिली N2 की, वो कितनी मिली, 6.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
और टाइम 20 सेकंड पे जो आपको वॉल्यूम मिली, ठीक है 20 सेकंड बोला, 20 मिनट पे जो वॉल्यूम मिली वो कितनी मिली, 11.40 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, पक्का। और फिर टी इन्फिनिटी पे जो आपको वॉल्यूम मिली वी इन्फिनिटी N2 गैस की, वो कितनी मिली आपको 34.75। क्या बात समझते हो, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे बोलेगा कि के बताओ, तो बहुत सिंपल, वो रहा फॉर्मूला। तो वी इन्फिनिटी 34.75 ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे वी इन्फिनिटी दैट इज 34.75 माइनस जो भी आप टाइम लेना चाहते हो। आप 10 लेना चाहते हो 10 ले लो, आप 20 लेना चाहते हो 20 ले लो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को 20 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे मतलब बेसिकली आगे चल के एक क्वेश्चन बना देंगे कि इसके T10 पे आप के निकालना, मैं किस पे निकालना, T20 पे। तो आपका क्वेश्चन हो गया कि T10 पे बताओगे और मैं बता रहा हूँ T20 पे। गॉट इट। तो T20 पे मेरा जो V20 है मतलब VT है वो कितना है 11.40। गॉट इट। और यहाँ पे लॉग है और यहाँ पे 2.303 है, अपॉन में के है जो आपको निकालना है, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। क्लियर है, 20। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 लिखना है और यहाँ पे 11.40 की जगह क्या लिखना है 6.3, और सॉल्व करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। मतलब अब तो सॉल्व करना ही रहेगा और क्या रहेगा, ठीक है। तो चलो के को यहाँ लिख लेते हैं, 20 को यहाँ कर लेते हैं, 34.75 में से 11.40 माइनस करके जो भी सॉल्व करके इसका आंसर आएगा वो आ रहा है 1.98 10 की पावर -2। मैंने पहले ही कर रखा है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और मिनट इनवर्स कितना, मिनट इनवर्स। गॉट इट, क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर लीजिएगा, बट जनरली जो है आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है, सारा दिमाग समझने का है। अगर समझ आ गया तो बेसिकली बहुत आसान है, वो रहा फॉर्मूला, वैल्यू डालो आंसर निकालो। नहीं समझ आया तो उससे भी आसान है, क्यों, क्योंकि तब भी फॉर्मूला वो रहा, वैल्यू डालो आंसर निकालो। गॉट इट, क्लियर है। तो चलो ये हमारा कौन सा केस था, वॉल्यूम का सेकंड केस था। अब हम वॉल्यूम का थर्ड केस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम का जो थर्ड केस होगा वो बेसिकली थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा और दिमाग लगेगा उसमें, ठीक है। तो थर्ड केस ऑफ वॉल्यूम में जो केस दे रहा है वो क्या दे रहा है कि आपके पास एक एस्टर है। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने एस्टर वाला केस पढ़ा था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने के लिए। तो एस्टर है और वो पानी के प्रेजेंस में टूट रहा है, ये एक्सेस में। तो जैसे कि आपको पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एस्टर है, ये वाटर के प्रेजेंस में टूट रहा है और क्या बना रहा है, RCOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल बना रहा है। क्या बात समझते हो, डन। इसकी कंसंट्रेशन आपको कुछ बता देगा, हमें उससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। और इस बार वो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या बोल रहा है कि ये एक एसिड की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है, HCl। जैसे आपको याद हो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि अगर हम एसिड नहीं लेते तो रिएक्शन शुरुआत में स्लो रहती है क्योंकि उसके पास कोई कैटलिस्ट नहीं होता, बट जैसे ही एसिड बनने लगता है तो वो अपने H पॉजिटिव आयन दे देता है और रिएक्शन और टूटनी फास्ट हो जाती है। इस बार वो पहले से एसिड लेके चल रहा है ताकि रिएक्शन शुरुआत से क्या रहे, फास्ट रहे। क्या बात समझते हो। तो इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करके चल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि एस्टर पानी में हाइड्रोलाइज हो रहा है किसी एसिड की प्रेजेंस में। क्या बात समझते हो, डन। और टूट के दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। गॉट इट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और HCl एक एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि इस रिएक्शन का रेट कौन सी, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस रिएक्शन का क्या निकालो, रेट कांस्टेंट, जो कि कैसे निकलेगा 2.303 अपॉन में T लॉग इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में इसकी T टाइम पे जो कंसंट्रेशन बची है। बट हमें C0 और CT बताएगा नहीं, हमें बताएगा कुछ और। क्या बता रहा है कि जो ये पूरा का पूरा सामान है, मतलब पूरी रिएक्शन है, पूरी का पूरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि एसिड मिल रहा है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक NaOH का सॉल्यूशन ले रहा है जिसकी कुछ अपनी मोलैरिटी और बेसिकली वॉल्यूम यूज़ होगी, ठीक है ना। इसकी भी अपनी मोलैरिटी है। क्या बात समझते हो। तो बेसिकली इस रिएक्शन को मॉनिटर कर, मतलब इस रिएक्शन को रेट बताना है, इस रिएक्शन का रेट बताना है, और हमें कैसे बताना है कि उस रिएक्शन और NaOH की टाइट्रेशन करानी है। तो एसिड और बेस की टाइट्रेशन होगी और उस टाइट्रेशन में NaOH की जो वॉल्यूम यूज़ होगी उस वॉल्यूम का इस्तेमाल मॉनिटर करके हमें बताना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। क्या बात समझते हो। तो चलो समझते हैं इस खतरनाक चीज़ को। देखो टाइम ज़ीरो पे चलते हैं। टाइम ज़ीरो का क्या मतलब है, टाइम ज़ीरो का मतलब है जब एस्टर और वाटर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या बात समझते हो। एस्टर होगा, वाटर होगा और जो HCl एसिड है वो होगा।
तो कह रहा है टाइम जीरो पे जो NaOH का वॉल्यूम यूज होगा, NaOH वॉल्यूम यूज्ड, वो कितना यूज होगा, V नॉट। बिल्कुल यूज होगा, आपको तो पता यूज होगा क्योंकि HCl एक एसिड है, तो HCl के लिए क्या यूज होगा, NaOH यूज होगा। वो कितना हो गया, V नॉट। क्या बात समझते हो, डन। पर V नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, इसके बारे में तो कुछ नहीं बता रहा, तो इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो हमें पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी कि T0 पे अगर आपने NaOH डाला जो कि एक बेस है, तो वो जाएगा, और ये दोनों में से एसिड और बेस तो कोई है नहीं, तो जो एसिड कैटलिस्ट है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए जितना यूज होगा वो कितना है, V नॉट। ठीक है जी, बात समझ आती है। फिर आपसे कहेगा कि T टाइम पे चले जाओ, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड बाद आपको बोलेगा, और बोलेगा कि जो NaOH का यूज हो रहा है वॉल्यूम वो है VT। अब VT क्या है जी, VT है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज। अच्छा इमेजिन करके देखो कि NaOH T टाइम पे किसके लिए यूज हो रहा होगा। देखो T टाइम पे ये कुछ बच गया होगा, लेट अस सपोज कुछ भी C0 माइनस X बच गया होगा, ये तो एक्सेस में, इसके लिए तो NaOH यूज होगा ही नहीं, ठीक है। और इसके लिए NaOH यूज होगा नहीं क्योंकि ये तो एस्टर है, एस्टर एसिड तो होता नहीं है जो NaOH बेस का यूज कर ले, तो इसका मतलब इसके लिए NaOH का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके लिए NaOH का इस्तेमाल नहीं होगा, तो C0 माइनस X के लिए यूज नहीं होगा, और यहाँ जो हमारे पास एक्सेस में उसके लिए भी यूज नहीं होगा। बट जो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए NaOH यूज होगा ना, और जो HCl कैटलिस्ट लिया है उसके लिए भी NaOH यूज होगा। क्या बात समझते हो, पॉइंट आ रहा है समझ, क्लियर है। तो इसका मतलब कि जो T टाइम पे NaOH का वॉल्यूम यूज हो रहा है VT, वो एक्चुअली में किसके बराबर है, जो वॉल्यूम HCl को कैंसिल आउट करने के लिए यूज हुआ जो हो चुका है V नॉट, और कुछ इसका जो बना है उसको बेसिकली कैंसिल आउट करने के लिए जो यूज होगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये पता कर लें कि भाई इसके लिए कितना यूज हो रहा है NaOH, तो कैसे पता करेंगे, x इक्वल्स टू VT माइनस V नॉट, क्लियर है। अगर हमें x पता चल गया तो C0 x माइनस पता करना तो बहुत ईजी है, क्योंकि C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो फिलहाल हमें पता नहीं, क्या बात समझते हो, और x क्या है जो वहाँ से चला गया, x की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली कि VT माइनस V नॉट किसके बराबर होगा, x। बट हमें क्या निकालना है, C0 माइनस x, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो भी हमारे पास फिलहाल है नहीं। तो चलो चलते हैं T इन्फिनिटी पे चलते हैं, T इन्फिनिटी पे चले गए, T इन्फिनिटी पे ये ख़त्म, ये तो एक्सेस में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये अगर बच भी जाए तो इसमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये NaOH का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। ये ख़त्म, ये बहुत सारा है, इसके लिए NaOH यूज़ होगा नहीं, ये जो होगा ये सारा का सारा बेसिकली NaOH इसके लिए यूज़ होगा क्योंकि ये तो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट है तो बेसिकली NaOH इसके लिए यूज़ होगा, जो भी बचेगा भाई, है ना। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये यूज़ हो भी गया है तो ये वापस भी कर देगा, ऐसा तो है नहीं कि इसने यूज़ करके इसको ख़त्म कर दिया, तो इसका मतलब अगर इसने इसको टूटने के लिए यूज़ किया भी होगा तो भी तो वापस रीजनरेट कर दिया होगा, तो इसका मतलब ये भी होगा फाइनली। तो ये जो HCl होगा इन्फिनिटी टाइम पे वो उतना ही होगा जितना इनिशियली आपने लिया था, क्या बात समझते हो। तो इसके लिए भी NaOH यूज़ होगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बना होगा, क्या बात समझते हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा वो सारा का सारा बन चुका होगा जो इसके अंदर छुपा हुआ होगा। तो इसका मतलब T इन्फिनिटी पे जो NaOH का वॉल्यूम यूज होगा वो कितना होगा, अगर मैं उसे कह दूं V इन्फिनिटी, तो V इन्फिनिटी एक्चुअली है क्या, V इन्फिनिटी है इसके लिए जो यूज हो रहा है दैट इज V नॉट, प्लस इसके लिए यूज हो रहा है, और इसके लिए ये किसके प्रोपोर्शनल है, इसके इनिशियल के लिए। तो मतलब कि यहाँ से C0 निकल सकता है, तो C0 कितना आ गया, V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, क्लियर है भाई। जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब C0 में से C0 माइनस हो जाएगा, तो वहाँ कितना बन जाएगा, C0। तो C0 के लिए जो आपका वॉल्यूम यूज़ हो रहा है प्लस जो V नॉट बचा हुआ है जो HCl है उसके लिए कितना यूज़ होता है, V नॉट। तो C0 प्लस V नॉट जो है वो किसके बराबर है, जो V इन्फिनिटी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस ये एक्सप्रेशन आ गया, और अब ये एक्सप्रेशन अगर आ गया तो हमें पता चल गया कि C0 जो है वो बेसिकली V इन्फिनिटी माइनस V नॉट के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल, क्या बात समझते हो, ठीक है। और इक्वल टू भी मान सकते हो आप, वैसे प्रोपोर्शनल लेना चाहिए आपको, ठीक है। और जो इनिशियल है वो पता चल गया, और एक CT निकालना है। CT क्या होता है, CT होता है C0 माइनस X, तो C0 हो गया V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, और X हो गया वहाँ से निकला हुआ है VT माइनस V नॉट, क्या बात समझते हो। तो यहाँ से माइनस V नॉट और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस V नॉट बन जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V इन्फिनिटी माइनस VT आ गया। तो CT किसके बराबर आ गया, V इन्फिनिटी माइनस VT के। तो अब हो गया काम, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T लॉग C0 अपॉन में C0 माइनस X होता था, तो C0 की जगह क्या आ जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस V नॉट, और C0 माइनस X की जगह क्या आ जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस VT,
ये रही सारी मेहनत। एक बार ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाए या नहीं समझ आए, कुछ भी हो, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल तो हो ही जाएगा। फिर भी मैं अपना एक लास्ट अटेम्प्ट दोबारा मार लेता हूँ। टाइम जीरो पे जो भी वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज़ होगी वो इसके लिए तो होगी नहीं, इसके लिए तो होगी नहीं, ये दोनों बने ही नहीं होंगे, तो किसके लिए यूज़ होगी? जो HCl का आपने कंसंट्रेशन लिया होगा उसके लिए। क्या बात समझते हो? तो वो V0 है। गॉट इट? ठीक है। और V0 से हमें इसके बारे में फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल रहा है T0 पे। क्लियर है? क्योंकि ये तो सारा इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, चलो T टाइम पे चलते हैं। T टाइम पे देखो, इसका वॉल्यूम अगर यूज़ होता है तो वो रीजनरेट करके भी देता है, मतलब कैटलिस्ट यूज़ होता है तो रीजनरेट भी होता है। तो इसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, तो उसके लिए NaOH आज भी कितना यूज़ होगा? V0। क्या बात समझते हो? प्लस जो इसका वॉल्यूम बन गया होगा उसके लिए जो NaOH यूज़ हो रहा है वो कितना हो रहा है? इमेजिन करो X यूज़ हो रहा है। तो जो T टाइम पे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज़ हो रहा है वो इसके लिए, जो ये इनिशियली था वो, प्लस जो ये नया बना है उसके लिए जो यूज़ हो रहा है उसके बराबर है। तो वहाँ से ये निकाल लिया कि सिर्फ इसके लिए कितना यूज़ हो रहा है, तो हम कितना निकाल लिया? Vt माइनस V0 निकाल लिया x के बराबर। क्या बात समझते हो? चलो, तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्स्ट्रा ये बना है उसके लिए NaOH कितना आपका यूज़ हो रहा है। फिर आगे गए हम T इन्फिनिटी पे गए। T इन्फिनिटी का मतलब है ये सब खत्म, जो कार्बोक्सिलिक एस्टर है वो सारा का सारा टूट चुका है, तो ये तो बचा ही नहीं। H2O के लिए NaOH यूज़ होता नहीं है और वो एक्सेस में भी, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। जो HCl है वो आज भी उतना ही है जितना वो इनिशियली था, तो उसके लिए NaOH यूज़ होगा, दैट इज़ V0। और जो इनिशियली ये था कंसंट्रेशन में, वो अब किसका कंसंट्रेशन बन गया होगा? इसका, प्लस इसका भी बन गया होगा, बट अल्कोहल एसिडिक नहीं होता जो NaOH का यूज़ कर ले। क्या बात समझते हो? तो अल्कोहल और NaOH आपस में रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी थी, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन जितनी थी इनिशियली। पॉइंट आ रहा है समझ? तो जो इसकी कंसंट्रेशन है, जो इसके इनिशियल के कंसंट्रेशन के बराबर थी, उसके लिए जो NaOH यूज़ होगा, और जो इसके इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसके लिए जो NaOH यूज़ होगा उसके बराबर V इन्फिनिटी है, मतलब जो फाइनली वॉल्यूम यूज़ हो रहा है NaOH के। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि इसके C0 के लिए बोले तो जो इसका C0 है उसके लिए कितना वॉल्यूम NaOH यूज़ होता है, दैट इज़ V इन्फिनिटी माइनस V0। एक बार C0 पता चल गया तो C0 में से x माइनस करके क्या निकाल लिया हमने? Ct। और एक बार वो दोनों पता चल गए तो वैल्यू डाल दी, और वैल्यू डालने के बाद हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो कैसा न्यूमेरिकल आएगा? सेम क्वेश्चन, एस्टर दे रखा होगा, वाटर के अंदर आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, HCl एक एसिड की तरह यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अब डेटा की बात करते हैं। इसका डेटा हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, इसकी मोलैरिटी वोलैरिटी वो तब यूज़फुल होगी जब हमें रेट निकालने को बोले होगा। ठीक है, पॉइंट आया समझ? तो अभी हमें को क्या निकालने को बोला है? K निकालना है। तो वो रहा फॉर्मूला, हमको क्या देंगे? चलो, T0 पे V0 दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज़ हो रही है वो कितनी है? लेट अस सपोज हमें दे रखी है 20.24। कितनी? 20.24। क्या बात समझते हो? क्लियर है? पक्का? और फिर T 20 सेकेंड पे दे रखी है, जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज़ हो रही है 20 सेकेंड पे। ठीक है, जो किस किस के लिए होगी? जो ये है प्लस जो ये बना होगा थोड़ा सा, उसके लिए कितना बोल रहा है वो? 21.73 बोल रहा है। T75 पे जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है NaOH का वो बोल रहा है कितना है? 25.20। गॉट इट? ठीक है, और T इन्फिनिटी पे जो वॉल्यूम NaOH का यूज़ होगा वो कितना बोल रहा है आपका? 43.95। क्लियर है? 43.95। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? ये सारी उसने वैल्यू दे रखी है और हमें K पूछा है, तो सिंपल पूरा फॉर्मूला। तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T कितना है? अब आपकी मर्जी है कौन सा लेना चाहो, तो मैं 75 वाला ले रहा हूँ। आप किसके निकाल के बताएंगे? T20 के लिए, और हमारी वैल्यूज़ नियर बाय आएंगी K की। गॉट इट? तो आपका क्वेश्चन समझ आ गया आपको K निकालना है T20 पे, मैं K निकाल रहा हूँ किस पे? T75 पे, और हमारी वैल्यू बहुत नियर बाय होंगी। ठीक है, तो T75 पे निकालते हैं। चलो, K इक्वल्स टू 2.303, यहाँ पे 75 लिख दूंगा, यहाँ लॉग आ जाएगा। V इन्फिनिटी कितना है? 43.95। उसमें से क्या माइनस करना है? V0 दैट इज इनिशियली। ठीक है, 20.24। आप खुद समझो, जो ये फाइनली NaOH यूज़ हो रहा है उसमें से अगर मैं इनिशियल वाला माइनस कर दूं तो मतलब फाइनल जो NaOH यूज़ हो रहा है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है प्लस इसके लिए यूज़ हो रहा है, उसमें से अगर मैं इसका जो यूज़ हो रहा है वो माइनस कर दूं तो ये बच जाता है, सिर्फ इसके लिए कितना यूज़ हो रहा है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? इसके। क्या बात समझते हो? क्योंकि C0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो इसके लिए अगर आपने निकाल लिया तो ये तो निकल रहा है, तो आपने रख दिया। अपॉन में आप क्या रख रहे हो? किसी T टाइम पे गए
ठीक है, दैट इज वी इन्फिनिटी माइनस वी टी करना है आपको। तो वी इन्फिनिटी कितना है आपका 43.95, क्लियर है 43.95, और उसमें से माइनस करना है क्या आपको टी टाइम पे जो वॉल्यूम यूज हो रहा है दैट इज 25.20, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, जो इसका वॉल्यूम यूज हो रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल था, मतलब वो किसके बराबर था, इसके और इसके इनिशियल के बराबर। उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, किसी टी टाइम पे जो वॉल्यूम यूज़ हुआ, तो टी टाइम पे जो वॉल्यूम यूज़ हुआ उसमें से ये कैंसिल आउट हो गया, और जो उसका उधर पहुंच गया है वो वाला वॉल्यूम यूज़ होगा। तो बोले तो बचा कितना, सी नॉट माइनस एक्स बच गया। तो सी नॉट माइनस एक्स के बराबर आ गया 43.95 माइनस 25.20, क्लियर है। तो ये ध्यान से रखना, इसको सॉल्व करना है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो बेसिकली उधर 23.71 अपॉन में 18.75 आया। इसको सॉल्व करके इसका लॉग लिया और 2.303 से मल्टीप्लाई 75 से डिवाइड किया, तो जो k की वैल्यू आई सॉल्व करके वो आई 3.13 10⁻³ मिनट इनवर्स, अगर ये सब मिनट में है। क्या बात समझते हो, ठीक है। अगर ये सब मिनट में, अगर सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, पक्का। तो ये था हमारा थर्ड टाइप, किसका, वॉल्यूम के बेसिस पे मॉनिटर करने का एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। डन, अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन करना तो आसान है, क्वेश्चन के लिए तो फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला वो रहा, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, और क्यों जस्टिफाइड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। लास्ट केस, तो वॉल्यूम के तीनों केसेस हो गए। अब हमें जो फाइनल केस पढ़ना है वो पढ़ना है किसका, रोटेशन के बेसिस पे। तो अब हम मॉनिटर करेंगे रोटेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो रोटेशन के बेसिस पे मॉनिटर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कैसा क्वेश्चन होगा, सुक्रोज दिया होगा, ये भी लास्ट टॉपिक से जुड़ रहा है। सुक्रोज को पानी में डाला होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और क्या बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, फ्रक्टोज। क्या बात समझते हो, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो सुक्रोज वाटर में डाला, ये एक्सेस में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाने वाला होता है, ठीक है। और ग्लूकोज जो होता है वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, हालांकि इसकी डेक्स्ट्रोरोटेशन और इसकी डेक्स्ट्रोरोटेशन जो होती है वो अलग अलग होती है, मतलब कि जितना डिग्री ये घुमाता है और जितना डिग्री ये घुमाता है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, घुमाते दोनों क्लॉकवाइज है। और फ्रक्टोज जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, क्लियर है। और एंटी क्लॉकवाइज जितना डिग्री घुमाएगा वो इसके क्लॉकवाइज या इसके क्लॉकवाइज घुमाने से अलग है, गॉट इट। तो इसका मतलब ये जितना घुमाता है उसको इमेजिन कर लेते हैं कि RS कहते हैं हम, क्या कहते हैं, RS, दैट इज रोटेशन कॉज्ड बाय इसका, क्या बोलते हैं, सुक्रोज का। और ये जितना घुमाता है उसको कह देते हैं RG, और ये जितना घुमाता है उसको कह देते हैं RF, गॉट इट, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो इनका जो बेसिकली 1 मोलर का सॉल्यूशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन का, वो RS रोटेशन देता है इसका, और इसका RG रोटेशन देता है, उसका RF रोटेशन देता है। क्या बात समझते हो, गॉट इट, क्लियर है, ओके। ये बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वाटर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कोई रोटेशन नहीं देता है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे होगा, टाइम 0 पे बोला होगा, टाइम 0 पे क्या होगा, टाइम 0 पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज है वो C0 होगी, ये तो एक्सेस में है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये 0 होंगे, ये 0 होंगे, ठीक है। तो टाइम 0 पे आपको बोला होगा कि जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है, भाई वो तो होंगे नहीं सोल्यूशन में, ये और यही होंगे। क्या बात समझते हो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या बात समझते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कोई रोटेशन नहीं दिखाता है, PPL डालने पे, प्लेन पोलराइज लाइट के डालने पे। तो बचा ये जो रोटेशन दिखाएगा। तो टाइम 0 पे जो R0 है, दैट इज़ जो सॉल्यूशन में से रोटेशन हमें बेसिकली मिलेगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो इसकी कंसंट्रेशन है C0 इनटू में जो इसका 1 मोल कंसंट्रेशन जो है वो रोटेशन दिखाता था, दैट इज R0। भाई 1 मोल अगर RS दिखाता तो C0 कितना दिखाएगा, C0 भी तो कंसंट्रेशन है, 1 मोल अगर RS तो C0 इनटू में RS। तो ये टाइम 0 पे जो आपको सॉल्यूशन में से रोटेशन मिलेगी वो किसके बराबर होगी, C0 इनटू में RS। चलो T टाइम पे चलते हैं। T टाइम पे C0 में से X चला गया होगा, उधर X उधर X बन गया होगा, ये तो आज भी एक्सेस में ही होगा। क्या बात समझते हो। तो T टाइम पे जो आपको रोटेशन मिली, लेट अस सपोज कि उसे कह देते हैं RT, दैट इज T टाइम पे जो रोटेशन है वो कितनी है, वो किसके बराबर होगी, जो ये बच गया है C0 माइनस X इनटू में, भाई जो ये बच गया है उसको इसी के रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज RS, प्लस जो वो बन गया है X इनटू में इसकी रोटेशन, प्लस जो वो बन गया है इनटू में उसकी रोटेशन, दैट इज RF।
क्लियर है? तो आर टी किसके बराबर होगी? इस पूरी चीज़ के बराबर। क्लियर है? इक्वेशन बना लो, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब चलते हैं टी इन्फिनिटी पे। इस पे टी इन्फिनिटी पे, टी इन्फिनिटी पे सी नॉट तो ख़त्म हो चुका होगा, तो यहाँ 0 बचा होगा। ये तो एक्सेस में ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। और ये कितना बन गया होगा? सी नॉट। और ये भी कितना बन गया होगा? सी नॉट। तो टी इन्फिनिटी पे जो आर इन्फिनिटी मिलेगी वो किसके बराबर होगी? भाई ये तो बचा ही नहीं, तो ये तो रोटेशन से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वहाँ जो बना है ग्लूकोज वो कितना बना है? सी नॉट। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आर जी से, ठीक है। प्लस वहाँ जो बना है फ्रक्टोज वो कितना है? सी नॉट, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर एफ से। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, आर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू सी नॉट आर जी प्लस सी नॉट आर एफ। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें बता देंगे और हमें बोलेंगे कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताओ। क्या बताओ? रेट कांस्टेंट। क्या बात समझते हो? ठीक है, हमने कहा ठीक है बता देंगे। तो कैसे बताएंगे भाई? रेट कांस्टेंट बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है के 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन में सी नॉट माइनस एक्स। मतलब किसी टी टाइम पे जो इसका कंसंट्रेशन बच गया है वो कितना बचा होगा? सी नॉट माइनस एक्स। इनिशियल में से कुछ चला गया होगा, जो बच गया होगा कितना बच गया होगा? सी नॉट माइनस एक्स। क्या बात समझते हो? गॉट इट? चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो हम इन तीनों एग्जांपल्स, मतलब इन तीनों रिएक्शंस की, इन तीनों इक्वेशंस की मदद से बेसिकली इस फॉर्मूले में सी नॉट अपॉन में सी नॉट माइनस एक्स की जगह कुछ वैल्यू पुट करने वाले। फॉर्मूला बन गया तो फिर तो हो ही जाता है। डन। ऐसे पहुंचे सी नॉट और सी नॉट माइनस एक्स यूजिंग दीज थ्री इक्वेशन। अब उसकी मतलब मैथमेटिक्स झोल है, ठीक है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन, ये रही थर्ड इक्वेशन। गॉट इट? हमें इसकी मदद से सी नॉट निकालना है और फिर सी नॉट में से एक्स माइनस करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो 1, 2 और 3 मतलब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके सी नॉट निकालते हैं, ठीक है। डन। और इस तरीके से निकालते हैं। लेट अस सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स है, लॉजिकल कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ आर इन्फिनिटी माइनस क्या होता है? आर नॉट, और उधर क्या होता है? सी नॉट आर जी प्लस सी नॉट आर एफ माइनस सी नॉट आर एस। यहाँ से सी नॉट कॉमन आ गया, जो आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर आ गया? आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट। तो यहाँ से सी नॉट की वैल्यू निकल गई। यही तो निकालना था, हमारा टारगेट था। टारगेट पूरा। कितनी आ गई? आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन में आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। क्लियर है? तो ये आ गया जी हमारा सी नॉट। मुबारक हो, ठीक है। तो आ गया हमारा सी नॉट। तो ये रहा सी नॉट, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन। चलो बाकी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रही, थोड़ी सी रही है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से उसको नीचे लिख देता हूँ। सी नॉट इंटू में आर एस जो था वो किसके बराबर था? आर नॉट के बराबर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ लिख दी, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन से हमें थोड़ा दिमाग लगा के कुछ कुछ निकालना है, ठीक है। चलो आर टी, ये रहा आर टी, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? सी नॉट आर एस माइनस एक्स आर एस, ठीक है, प्लस एक्स आर जी प्लस एक्स आर एफ, ठीक है। क्लियर है? सी नॉट आर एस की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? आर नॉट। क्या लिख सकता हूँ? आर नॉट लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से उठा के वैल्यू मैंने इसमें डाल दी, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? आर नॉट। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, इसका काम भी हो गया। एक्चुअली सबका ही काम हो गया। अब इसको हटा देते हैं, कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं। तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या? आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। क्लियर है? डन। पहले ये दोनों लिख लिया, फिर ये लिखा। गॉट इट? यहाँ से x निकल गया, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। तो देखो हमने किस तरीके से दो इक्वेशन बना ली, ऐसे कि उनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। समझ आया क्यों किया हमने? सब षड्यंत्र। गॉट इट? तो अब हमारे पास सी नॉट है और एक्स भी है। तो सी नॉट अगर आ गया तो यहाँ डल जाएगा, और सी नॉट में से अगर हम एक्स माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सी नॉट माइनस एक्स वाली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, इस सी नॉट की जगह जो आ रहा है, सी नॉट की जगह क्या आ रहा है? सी नॉट की जगह आ रहा है
आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन में आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं किसका, सी नॉट माइनस एक्स का, जो हम नीचे लिखेंगे इसकी। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इसको रहने देते हैं और इसको रब कर देते हैं। और अब इसमें से इसको माइनस करना है, सी नॉट माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, सी नॉट माइनस एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन में आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस माइनस आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। यही आएगा। क्लियर है, सॉल्व करके देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। तो बेसिकली इसमें से उसको माइनस कर रहे हैं, तो आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट माइनस हो गया और वो हो गया प्लस। तो ये प्लस का आर नॉट और ये माइनस का आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, आर इन्फिनिटी माइनस आर टी अपॉन में दिस। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, आर इन्फिनिटी माइनस आर टी इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस एक्स। डाल देते हैं सी नॉट माइनस एक्स की जगह यहाँ पे, तो आर इन्फिनिटी माइनस आर टी अपॉन में आर जी प्लस आर एफ माइनस आर एस। घर चले जाओ, ये दोनों कट गए। क्या बात समझते हो? तो फाइनली वी गॉट व्हाट वी वांट, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन में आर इन्फिनिटी माइनस आर टी। क्या बात समझते हो? यही है वो जिसको हम ढूंढ रहे थे। क्या बात समझते हो? पक्का? ठीक है, आ गया समझ? ये थोड़ा आसान भी था लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली मैथमेटिक्स से सॉल्व हुआ था, लॉजिकली ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का था नहीं, था भी तो मुझे थोड़ा आसान लगा इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम करना है। देखो ये पता है तो क्वेश्चन तो चुटकियों में हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ सुक्रोज की कंसंट्रेशन दे देंगे, ठीक है, वाटर बहुत सारा एक्सेस में होगा। ठीक है, हमारा मेन टारगेट क्या है, के निकालने का, और उसके लिए हमें एक चार्ट चाहिए। चार्ट क्या दे रहा है, ये दे रहा है, कहेगा टाइम 0 पे जो रोटेशन ऑब्जर्व हुई वो कितनी हुई, 24.59 प्लस में, 24.59 प्लस में, ऑब्वियसली प्लस में होगी क्योंकि वो सुक्रोज की वजह से आ रही होगी। ठीक है, फिर टाइम बताया है 18 मिनट में। क्लियर है, कितने मिनट में, 18 मिनट में। क्या बात समझते हो? ठीक है जी, तो 18 मिनट में आप सेकंड लेना चाहते हो सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम चलते हैं यहाँ 18 सेकंड की बात करते हैं, या 18 मिनट ले रहा हूँ मैं, तो अगर मैं 18 मिनट की बात करता हूँ तो आर नॉट की जगह यहाँ पे R18 आ जाएगा, और R18 जो इन्होंने बताया वो कितना बताया है, प्लस 17.74, मतलब अभी भी जो पॉजिटिव का पल रहा है वो भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि सुक्रोज बचा होगा वो भी पॉजिटिव में घुमाता है, ग्लूकोज बना होगा वो भी पॉजिटिव में घुमाता है, और जो फ्रक्टोज बना होगा वो नेगेटिव में घुमाता है, पर पॉजिटिव जाता है तो ऑब्वियसली कटकुटा के पॉजिटिव बच गया होगा, हालांकि थोड़ा सा ही पॉजिटिव बचा है। अब टी इन्फिनिटी पे चलेगा, ये टी इन्फिनिटी पे आर इन्फिनिटी कितना है, जी माइनस 10.74, ये तो होना ही था। ठीक है, माइनस 10.74 क्यों होना था? तभी तो सुक्रोज का क्या नाम पड़ता है, इनवर्ट शुगर। इनिशियल पे पॉजिटिव रहता है, फाइनल पे कैसा रहता है, नेगेटिव, तो इनवर्ट शुगर प्रूव हो गया इस पॉइंट से। ये 3 वैल्यू में दे रखी है, तो चलो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डाल दो और काम खत्म करो। तो डालते हैं, आर इन्फिनिटी की जगह क्या आएगा, आर इन्फिनिटी की जगह आएगा माइनस 10.74, उसमें से क्या माइनस करना होगा, आर नॉट। क्या बात समझते हो? तो आर नॉट कितना था, 24.59। क्लियर है, और नीचे क्या आएगा, आर इन्फिनिटी दैट इज 10.74 माइनस आर आपको करना पड़ेगा टी दैट इज 17.74। क्लियर है, पॉइंट आया समझ? आपको तो पता होगा माइनस माइनस ऐड होते हैं और माइनस का साइन रहता है, माइनस माइनस ऐड होते हैं और माइनस का साइन रहता है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, और अल्टीमेटली ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35.33, और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो 28.48। ठीक है, यहाँ लॉग आ जाएगा, यहाँ 2.303 है, टाइम कितना है, 18 मिनट के निकालना था, निकाल दिया। सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो है 1.2 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻²। मैंने मिनट में लिया था तो मिनट इनवर्स, आप सेकंड में लेंगे तो सेकंड इनवर्स आएगा। क्या बात समझते हो? ये किसके बराबर हो गया, के, दैट इज रेट कांस्टेंट। उसके बाद अगर किसी भी टाइम पे अगर आपको बोल दे कि सुक्रोज की कंसंट्रेशन, तो उससे मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा क्या निकाल लो, रेट।
डन। तो दिस वॉज मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यूजिंग टोटल प्रेशर, यूजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादातर हमने टाइट्रेशन के केसेस में देखे, या फिर गैस निकलता है जो है उस रिएक्शन के टाइप में देखे। तो H2O2 वाला केस लिया था हमने KMnO4 के टाइट्रेशन के साथ, और एक हमने लिया था डाइजोनियम क्लोराइड जो था, डाइजोनियम क्लोराइड को तोड़ के क्लोरोबेंजीन और N2 गैस मिली थी, तो N2 गैस की वॉल्यूम से हमने पता लगाया था। तीसरा केस हमने लिया था एस्टर। एस्टर को एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया था पानी में, और एसिड और एस्टर जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है उसके लिए NaOH कितना वॉल्यूम में कैंसिल आउट करने के लिए यूज़ होगा, बोले तो टाइट्रेशन के लिए यूज़ होगा, उसकी वॉल्यूम से हमने पता लगाया था कि रेट क्या है। ठीक है। और जो फर्स्ट केस था जो प्रेशर वाला था वो तो हमने 2 केसेस लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको SO2Cl2 वाला दिया है, और एक क्वेश्चन बेसिकली मैंने करके दिखाया था, डेट इज़ N2O5 जो था वो डिकम्पोज हो रहा था N2O4 और O2 में। आई होप सो, हाँ यही वाला था शायद। ठीक है, तो ये था। और लास्ट केस था आपके सुक्रोज की इन्वर्जन। तो सुक्रोज जब पानी में जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, और उस रिएक्शन की अगर रेट कांस्टेंट आपको निकालनी है, मतलब कि रेट एक तरीके से निकालना है, तो उसके लिए कैसे रोटेशन और आपका टाइम या के बीच में रिलेशन आता है वो आपको पता चल गया। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन था उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स की जगह क्या आ गई थी, रोटेशन टर्म्स आ गई थी, और वो कैसे कैसे रिलेट थी वो पूरा का पूरा आपको बताया था डेरिवेशन टाइम पे। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंटेलिजेंट टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगा के समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, डन। और अगर सीधा फॉर्मूला पे जाएगा तो बेसिकली क्या है कि इंटरेस्ट नहीं आएगा टॉपिक पे, और कुछ नहीं। तो आप समझने की कोशिश करें, जो टॉपिक्स हैं उसको समझाने की कोशिश की है मैंने, आई होप समझ आ जाए। ठीक है, नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, उसको दोबारा से रीमॉडिफाई करके थोड़ा सा और ज़्यादा फिल्टर करके बताने की कोशिश करूँगा अगर नहीं आया तो। ठीक है, आई होप सो आ जाए। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने। ठीक है, उन तीनों क्वेश्चनों के आंसर का मैं वेट करूंगा, क्योंकि वो तो बहुत आसान है, वो तो फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूला वैल्यू डालो आंसर निकल जाएंगे, तो क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंड होता है नहीं होता, तो उसके लिए दिमाग लगाना। क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, मैं उसके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, ओके। तो मुझे तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए। SO2Cl2 वाला क्वेश्चन है, वो तो NCERT से बिलोंग है, तो वो उसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और एक मैंने जो हमारे पास जो एस्टर था हाइड्रोलिसिस, उसके ऊपर मैंने आपसे T20 पे क्वेश्चन पूछा है कि T20 पे बताना। और एक मेरे ख्याल से जो N2 गैस वाला था, डाइजोनियम क्लोराइड से N2 गैस वाला, उसमें T10 पे पूछा है मैंने आपसे। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे मुझे उसका आंसर चाहिए, क्योंकि उसका आंसर निकालना बहुत आसान है। फाइनल फॉर्म में वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक पार्ट मैंने करके दिखाया, एक पार्ट आपको करना है, तो ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डन। आई होप अंडरस्टैंड आए। ओके, थैंक यू।